Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up essay 299 which is joint audit of financial statements. इसके अंदर सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि जॉइंट ऑडिट का मतलब क्या है. तो जॉइंट ऑडिट का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा ऑडिटर्स किसी भी एंटिटी का ऑडिट करते हैं ना, तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया गया है दैट इज़ डन बाय द जॉइंट ऑडिटर्स. दैट मीन्स द financial statements have been audited by more than one auditor. Okay, so the objective is same as we had studied in essay 200. The objective is same of the auditor. They have to issue the financial statements per opinion. They have to issue the report. ठीक है, जिसमें वो अपना ओपिनियन बताएंगे कि उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या ओपिनियन है. ठीक है, पर ये सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, हम जॉइंट ऑडिट क्यों करवा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हेन द एंटिटी साइज इज वेरी वेरी बिग, वेरी वेरी लार्ज, अ सिंगल ऑडिटर कैन नॉट परफॉर्म ऑल द प्रोसीजर्स एंड complete the audit on a timely basis. So he may require, or the entity may think of this, that he needs to have more than one auditor to complete the audit on a timely basis based upon the size of the entity. Okay, so this happens when the size of the entity is very very large and a single auditor cannot complete the work on time. It is not possible for one auditor to complete the audit in a timely manner and in an effective manner. So thereby the entity thinks of appointing more than one auditor to perform the audit of its entity. Right, now we are clear with this कि joint audit कब होता है, joint auditor कौन होते हैं. Now अब इसमें क्या होता है अलग, अदर ऑडिट्स के कंपैरिजन में इसमें क्या क्या चीज़ें अलग आएंगी उसके बारे में सोचते हैं. आप इमेजिन करो आप एक ऑडिटर हो, ठीक है, और आप एक जॉइंट ऑडिटर्स की टीम का पार्ट हो, मतलब आपके अलावा भी देयर आर अदर ऑडिटर्स. राइट, सो आप सभी मिलकर सबसे पहले क्या करोगे, आप सभी मिलकर सबसे पहले मीटिंग करोगे, डिस्कशंस करोगे कि congratulations, we have been selected to do this audit for this particular entity and we are a team now, we have to work together so that we can give the opinion on the financial statements and issue the audit report. So you'll discuss what should be the scope of audit, what should be the nature, timing and extent of the audit procedures. You must have done the preliminary engagement, so what are the results of your preliminary engagement based upon which you are going to decide the nature, timing and extent of your audit procedures. How will the audit be proceeded, you'll plan each and everything. Right, you'll make the strategies, you'll make the plans. So this is all going to happen when you all are together and you all will decide all these things. हाँ, बात ये है कि ऑडिट जो करेंगे पर्टिकुलर, सपोज इन लोगों ने मीटिंग वगैरह करी, डिस्कशन किया, डिसाइड किया कि ओके दिस हैज़ टू बी चेक्ड बाय यू, दिस हैज़ टू बी चेक्ड बाय सो एंड सो पर्सन एंड एक्सेट्रा. सब ने आपस में अपना काम डिवाइड कर लिया, बता दिया सब ने एक दूसरे को कि हाँ चलो ऐसे ऐसे हम लोग सारा काम डिवाइड कर लेते हैं एंड वील बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर वी हैव बीन एलोकेटेड. ठीक है, हम वो काम करेंगे, प्रोसीजर्स वगैरह का स्कोप हमने सब कुछ डिफाइन कर लिया, अपने ऑडिट का स्कोप हमने डिफाइन कर लिया है मिलकर, लेकिन काम हम अपने अपने एरियाज़ में करेंगे. ठीक है, अब इसके लिए कुछ बेसिस रखना पड़ेगा कि कैसे काम डिवाइड किया जाए. हो सकता है वो एसेट्स क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसेस ऐसे डिवाइड कर दे कि एसेट्स तुम चेक कर लो, इनकम एक बंदा चेक कर लेगा, एक्सपेंसेस एक बंदा चेक कर लेगा, लाइबिलिटीज़ एक बंदा चेक कर लेगा. राइट, तो ऐसे करके काम डिवाइड हो सकता है. लेकिन काम जब डिवाइड होगा तो क्या ओरली डिवाइड कर देंगे कि बस ऐसे ऐसे कर लो, या उसके लिए कुछ एक लेटर बनाना चाहिए, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए. ऑब्वियसली देयर शुड बी सम फॉर्मल कम्युनिकेशन जिसको आप अपने डॉक्यूमेंटेशन का भी पार्ट बनाओगे कि कौन कौन कितने कितने क्या क्या काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्योंकि मैं एज एन ऑडिटर मैं दूसरे जॉइंट ऑडिटर का काम चेक नहीं करूँगी, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो प्रोफेशनली क्वालिफाइड, आई एम ऑल्सो प्रोफेशनली क्वालिफाइड. वी डोंट नीड टू चेक ईच अदर्स वर्क. अगर यही करना है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इतने सारे ऑडिटर्स को लगाने का काम पर. सब अपना अपना काम करेंगे एंड हम एक दूसरे के काम पर रिलाई करेंगे. अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा लगता है कि जहाँ पर हमें कुछ डाउट अराइज हो रहा है, वी विल डिस्कस विद द अदर ऑडिटर. अगर आपके उसके मैटर में आपको कोई भी चीज़ डाउट लगता है तो. ऑल्सो मैं अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रही हूँ, सपोज मैं इनकम चेक कर रही हूँ, इनकम चेक करते करते मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलने जिससे मुझे लगता है कि मुझे जो एसेट साइड चेक कर रहा है उस बंदे से एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए कि क्या उसको भी ये पॉइंट वहाँ पर देखने के लिए मिला है.
हो सकता है ना इंटर रिलेटेड हो, तो इसीलिए मैं दूसरे वाले ऑडिटर से डिस्कस कर सकती हूँ कोई ऐसा मैटर जो मुझे लगा कि मेरी जजमेंट के हिसाब से मुझे लगा कि इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड मुझे ये डिस्कस कर लेना चाहिए, तो उस केस में आई विल डिस्कस इट विद द अदर पर्सन। ओके, सो पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जॉइंट ऑडिटर्स डिस्कशन करेंगे, मीटिंग करेंगे, आपस में प्लानिंग करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एनटीई डिसाइड करेंगे, स्कोप डिसाइड करेंगे, काम एलोकेट कर देंगे, ठीक है। अब लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने आपस में एलोकेशन कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। ऐसा ना हो एक बंदा अपना काम खत्म कर रहा है 2 महीने में, एक बंदा कर रहा है 3 महीने में, एक बंदा कर रहा है 4 महीने में, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने की डेट ही निकल गई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वी हैव टू डिसाइड की डेडलाइन क्या है, कब तक क्या क्या काम खत्म करना है, ये सब कुछ हमें प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑडिट रिपोर्ट तो एक ही इशू करनी है, साथ में मिलकर इशू करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट में ऐसा तो कर नहीं सकते कि इनकम चेक हो गई है तो वो मेंशन कर देते हैं ड्यू डेट तक, बाकी कुछ चेक नहीं हुआ तो अभी हम उस पर ओपिनियन नहीं दे सकते। नो, आपको तो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देनी है एंड अ सिंगल रिपोर्ट विल बी इशूड बाय ऑल दी ऑडिटर्स। सो इस केस में क्या होगा, आपको अपना टाइमिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टाइम पर आई हैव टू फिनिश माई वर्क। ओके, लेकिन मान लो देर आर 4 ऑडिटर्स, 4 में से 3 एक पॉइंट पर अग्री हो रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है एंटिटी में, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है ना एक ऑडिटर उन तीनों से अग्री ना कर रहा हो, क्योंकि उसको किसी पॉइंट पर लग रहा है कि नो दिस इज़ नॉट राइट इन दिस पर्टिकुलर एंटिटी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद गिविंग अनमॉडिफाइड ओपिनियन, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि नहीं गलत हो रहा है, आई एम नॉट विद यू ऑल। तो क्या वो फिर भी मजबूर होगा इस बात से कि उसको भी एक ही ऑडिट रिपोर्ट देनी है, तो ही विल हैव टू अग्री बिकॉज द मेजॉरिटी इज अग्रीइंग टू दैट ओपिनियन? नो, there is no such mandatory condition that only one single report will be issued even in case of disagreement। अगर कोई minority में आ रहा है, मतलब majority form नहीं कर रहा, majority के कुछ एक decision and the other persons are not forming the majority but they have some alag opinion, different opinion, so in that case what will happen, the disagreement के case में क्या होता है, disagreement के case में the auditor which is disagreeing to the opinion given by the majority can issue a separate audit report। The only thing we require is in the main audit report there will be the reference given to such separate audit report under OM para as per SA 706, ठीक है। 706 के हिसाब से सिर्फ एक रेफरेंस दिया जाएगा कि एक ऑडिटर या 2 ऑडिटर्स डिसएग्री कर रहे थे, सो दोज ऑडिटर्स हैव गिवन और इशूड अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, यू मे रेफर टू द सेम, ठीक है। तो इस चीज़ का रेफरेंस कौन से पैरा में जाता है, SA 706 के हिसाब से OM पैरा के अंदर मेन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रेफरेंस जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि मतलब अगर कोई भी ऑडिटर डिसएग्री कर रहा है विद द ओपिनियन ऑफ द अदर पीपल और द मेजॉरिटी, he can issue a separate audit report, he is not bound by the orders or by the opinions of the majority। okay, so ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था इस पर्टिकुलर एसे के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से काम को प्लान किया जाएगा, कौन कौन कितने काम के लिए जॉइंटली लाइबल होगा, कितना सेपरेटली खुद से ही लाइबल होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिपोर्टिंग कैसे होगी, एंड यही सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर एसे में। तो लेट्स कवर दिस एसे फ्रॉम द नोट्स लाइन बाय लाइन so that we don't miss out on any point, and also this essay is very important for your exams also. A few of the topics are very important, they might come in the exam, so just concentrate on this, don't lose your focus। okay, so let's start with this essay freshly from the notes। Essay 299, joint audit of financial statements। So first of all, what do you mean by joint audit and joint auditor? So the definition of joint audit says an audit of financial statements of an entity by 2 or more auditors appointed with the objective of issuing the audit report। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है, लेकिन द ऑडिट विल बी डन बाय 2 or more auditors। These 2 or more auditors who are doing the joint audit are known as the joint auditors। clear? okay, next, requirements of essay 299। this is, I have created this chart just to make sure that whenever you are revising this particular essay you won't face any problem।
because what you can do is just see the heading and try to recall yourself what were the points given in this particular heading. Similarly with the second topic, similarly with the third and the fourth one. Also I have given the sub points over here like this, right? This is the complete chart. These are all the points which we are going to cover up in detail in the due course of time as we are heading towards it. Okay, so what you need to do is, once you are done with this particular essay, what you can do is you can revise the whole essay by just seeing this chart and trying to recall what points you can write in this particular topic. Okay, so let's start with one by one. First one is audit planning, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। ऑडिट प्लानिंग आप किसके हिसाब से करते थे? आप ऐसे 300 के अंदर ऑडिट प्लानिंग की बात करते थे, जहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू यूज टू डू दी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट, देन यू यूज टू क्रिएट दी ऑडिट प्लान एंड देन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड देन दी ऑडिट प्लान। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ बोला हुआ है। एडिशनल स्टेप आ गया एलोकेशन ऑफ वर्क, बिकॉज वहाँ पर एक ऑडिटर ऑडिट करता है और यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑडिटर्स काम कर रहे हैं। So engagement partner and the key engagement team members will plan the audit. Establishment of the audit strategy will take place. Then audit plan is important. Then we have assessment of risks of material misstatements, audit procedures, engagement letter and management's representation letter, and next one is the allocation of work. Again allocation of work is important. Next, responsibility and coordination among the joint auditors. So who will be responsible for which work and whether it is important for the joint auditors to coordinate with each other. Yes, of course it is very important to coordinate with each other, because all are moving in separate directions and they are working for their own responsible tasks, but they are actually responsible for issuing the audit report together and they have to issue an audit report together. So that is why there is a need to coordinate the work of each other. Okay, next, audit conclusion and reporting. So the reporting requirement part is very important. Next is review of work by other joint auditor. No joint auditor will review the work of other joint auditor. He will rely on the work being done by the other joint auditor. Okay, next, considerations with respect to division and branches. For example, a particular joint auditor has done the audit of a branch, so you will definitely rely on the work being done by the branches. You'll just check whether it is as per the, whether it is complying with the laws and regulations which it needs to comply with, and you will just see what is the conclusions being given by the auditor who has done the audit of a particular branch or division. Okay. Next, you'll discuss the conclusions, what conclusions they have reached and what are the audit evidences they have got. They'll discuss with each other, they'll coordinate and then decide what should be the correct opinion for this particular entity. Okay. Lastly, they'll communicate with the TCWG the form and the content and the wordings of the report that is going to be, either it is a modified opinion or it is having the OM or EOM para. EOM para is the emphasis of matter para as per SA 706. Those topics, OM para, EOM para, we are going to cover up with SA 706 only. But what you need to remember is, what you need to understand over here is that you will communicate with the TCWG what are the wordings proposed to be there in the audit report, so that they must know what the auditor is going to write in the auditor's report. Okay. Next, audit planning, risk assessment and allocation of work. Okay, so this is the first topic I told you I have covered up here, and we are going to do each and every topic in detail. Okay. So the first one is audit planning, risk assessment and allocation of work. First point under this is involvement of engagement partner and the key members of engagement team. This we had already studied in SA 300 also when the auditor was planning his work. So similarly here also the auditors are going to plan the work. So the engagement partner and the other key members of the engagement team from each of the joint auditors shall be involved in the planning of audit, so that they can share the experiences where whatever they have attained either in the previous audits or in a particular entity. So that will help in planning the audit of the financial statements. Second, establishment of audit strategy. The joint auditors will together
decide what should be the overall strategy in terms of scope, timing, directions that they need to give to the engagement team members so that they do the work properly. So this is what being told. This is what the joint auditors are going to prepare the overall audit strategy. So who are responsible for preparation of audit strategy? The joint auditors are responsible jointly for the preparation of overall audit strategy. Of course, they are going to prepare the strategies for a particular work they have been allocated, but the overall strategy, like what will be the scope of audit, what is going to be the timing, how they are going to give the directions to the engagement team members, this is all they are jointly and severally liable on. ठीक है? So the joint auditors jointly establish the overall audit strategy, scope, timing, directions, and guides the development of overall audit plan. Once your strategy is ready, you are definitely ready to move towards the audit plan. Next is the development of audit plan. So before commencement of audit शुरू होने से पहले the joint auditors shall discuss and develop the joint audit plan. ये नहीं होता काम शुरू कर दिया उसके बाद प्लानिंग करो. Obviously it is not right. हमें प्लान पहले बनाना चाहिए और फिर काम शुरू करना चाहिए. तो similarly before the commencement of audit, the joint auditors shall discuss and develop a joint audit plan. In developing, joint auditors shall आइडेंटिफाई द डिविजन ऑफ ऑडिट एरियाज. कहाँ कहाँ पर आपको अपना काम डिवाइड करना है, किस तरीके से डिवाइड करना है, और कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर आप काम डिवाइड नहीं कर पाओगे. द वर्क हैज़ टू बी डन बाय ऑल jointly, so you have to identify those areas. Okay, so this can be divided, this cannot be divided, so this will be done by all of us, this will be done by so and so persons. So this is the way you will identify the division of audit areas and the common audit areas. Also you will define what will be the scope of work that you are going to do. Also they will ascertain the reporting objectives, जिससे कि वो प्लान कर पाएँ कि किस तरीके से उनको कम्युनिकेट करना है, क्या उनको टाइमिंग रखनी है, कब कब उनको क्या क्या चीज़ें करके रखनी पड़ेंगी. So this is ascertaining the reporting objectives. So the joint auditors will develop this in their audit plan. Next, consider and communication amongst all the joint auditors, factors that are significant in directing the engagement team's efforts. So obviously you are the engagement partner, you will have to direct your team to work in such so and so manner. So for that what you need to do is you need to first of all discuss and communicate with all the joint auditors, like what are the factors which are going to be significant when we are going to direct our engagement team members. So the communication and the discussion has to be done by the all joint auditors together so as to decide about this. Next, results of preliminary engagements. मैंने जैसे आपको बताया था इससे 300, उसमें हम प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट करते हैं, उसमें हम समझते हैं एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में, एंटिटी को बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम डिसाइड कर पाएँ कि हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या होने वाला है. हमने कभी ऐसा पहले भी कभी ऑडिट किया है जिसका एक्सपीरियंस हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं. सो उसके रिजल्ट्स को इवेलुएट करके ही वी आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट दैट. नेक्स्ट, NTE ऑफ resources necessary to perform. See, whenever you are doing an audit, a lot of things you have to keep in mind. First of all, whether you are competent enough to do the particular audit, you have to see your capabilities. Then you have to see whether you have the necessary resources or the required resources that is required to do the audit of particular entity. For example, if you don't have the engagement team members in such a way that they do not have any knowledge about how to do the audit of a particular entity which is in a particular industry, so how will you manage that work? Either you must be knowing how to use them, how to direct them or supervise them, or you must have some trained staff for that. So first of all, you need to see whether you have the resources available. If you don't, then obviously you won't accept the audit. Similarly, you have to decide the nature, timing and extent of the resources which are required to perform a particular audit. So this is what you need to consider while making the audit plan. So what are the points all the auditors will consider in developing the audit plan? First of all, they'll identify the division of audit areas and the common audit areas, plus they will also define the scope of work. Also, they will ascertain the reporting objectives so that they can plan the timing, nature of communications, whichever is required.
Now also they will consider and communicate amongst each other the factors that are going to be significant in directing the engagement team's efforts, and the results of preliminary engagement activities will also be considered so that they are able to make the audit plan more precise, concise, and the knowledge of some other similar engagements will also help them to make the audit plan. Also, the nature, timing, and extent of the resources which are necessary to perform the audit will also be mentioned in the audit plan. Okay. Next, assessment of risks of material misstatement. So this has to be done by each of the joint auditors. So here also they will be jointly and severally liable. Why? Because they are doing it all together, राइट सबने अपना अपना देखा, रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, असेस किया, एंड उसको फिर आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया, डॉक्यूमेंटेशन किया, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या जो उनको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं, क्या वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं या फिर पर्टिकुलरली उनके एरिया को अफेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो, दे हैव टू डॉक्यूमेंट इट. ऐसा नहीं होना चाहिए आफ्टर द एलोकेशन ऑफ वर्क they identified some risks of material misstatements, but they saw it for some other division, particularly the one with the work which was being done by the other auditor. So you cannot say no, this is not related to my work, I will not document it because this is not related to the scope of work which I have been given or I have been allotted. No, you have to allocate document the same because it might help the other joint auditor. See, you are being allocated your work, but that does not mean that you don't have to perform the procedures or you don't have to see the other matters also. You have to just concentrate on your work. No, अगर आपको कोई मैटर मिलता है जो कि दूसरे ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है, देन ऑल्सो यू नीड टू कंसिडर दैट, देन ऑल्सो यू नीड टू अप्लाई योर जजमेंट्स. आप दूसरे ऑडिटर को इस बारे में कम्युनिकेट करो कि मुझे ऐसे ऐसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, क्या आपको इसके बारे में पता चल गया? नहीं पता चला तो मुझे पता चला है, मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशंस दे रहा हूँ, आप इस पर और चेकिंग करो. ठीक है, ऐसा किया जा सकता है. ये मैं सोच रहा कि मुझे काम एलोकेट हो गया तो बस मुझे वही करना है, उसके अलावा मुझे कुछ भी मिलता रहे, आई वोंट बॉदर. नो, आप सब चीज़ों को देखो और देखो कि क्या जो पर्टिकुलर आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले हैं दैट इज रेलेवेंट फॉर द ओवरऑल ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इट इज particularly from the area of work which you have been allocated. Okay, next, audit procedures के लिए the joint auditors will discuss and document the nature, timing and audit extent of the audit procedures which are common also and specific also. सभी चीज़ें आपस में communicate करेंगे, discuss करेंगे, document करेंगे and also वो अपने audit procedures का nature, timing and extent को communicate कर देंगे with the TCWG. So the joint auditors are going to discuss and document the nature, timing and extent of the audit procedures, common also and the specific allotted areas also, and they will communicate this nature, timing and extent of audit procedures to the TCWG as well. इंगेजमेंट लेटर और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या हर एक जॉइंट ऑडिटर को अलग अलग चाहिए होगा? नहीं, एक ही से काम चल जाएगा बिकॉज कॉमन से काम चल जाएगा. हर एक पर्टिकुलर वर्क के लिए नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि आपने खुद से काम को एलोकेट किया है ना. मैनेजमेंट ने तो नहीं बोला था आपको कि आप ऐसे चेक करो, आप इसके लिए मैं आपको अपॉइंट करो, इसके लिए करो. नो, उसने तो आपको बस अपॉइंट कर दिया. आपकी मर्जी आपको किस तरीके से वर्क को एलोकेट करना है. सो देयर विल बी अ कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर. नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ वर्क. एलोकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को डिवाइड करना, एलोकेट करना, बांटना. सो द डिविजन ऑफ वर्क विल टेक प्लेस ईदर बाय द म्यूचुअल डिस्कशन. जैसे कि सपोज उन्होंने आपस में डिस्कशन किया, मैंने बोला था ना जैसे कि वो मीटिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या काम है, किस तरीके से हम काम को डिवाइड कर सकते हैं आपस में, वो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे म्यूचुअल डिस्कशन के थ्रू. देखेंगे कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिसके बेसिस पर वो डिवाइड कर सकते हैं या कौन से यूनिट्स हैं जिसके बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो दे विल डिसाइड अपॉन दिस. लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफाइड यूनिट्स. तो उस केस में क्या कर सकते हो? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम के बेसिस पर भी काम को डिवाइड कर सकते हो इन अमंगस्ट ऑल. ऑल्सो
कुछ कुछ मैटर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसको डिवाइड करना सही ना रहे। क्यों? क्योंकि उनका नेचर ऐसा है, वो ऐसा है कि आप एक ऑडिटर पे नहीं छोड़ सकते, आप सभी ऑडिटर्स को मिलकर काम करना पड़ता है, उसकी इंपॉर्टेंस ही ऐसी है, उसका नेचर ही ऐसा है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल नॉट डिवाइड दैट पर्टिकुलर वर्क, ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स विल टुगेदर वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर। ओके, जो भी काम एलोकेट हो रहा है उस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो एक पर्टिकुलर लेटर बनाया जाएगा कि इस पर्टिकुलर ऑडिटर को ये काम अलॉट हुआ है, फिर सो एंड सो को ये वाला काम, ये वाला ये वाला ये वाला, सारी चीज़ें बना देंगे और फिर सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स उस पर साइन करेंगे। इस डॉक्यूमेंटेड वर्क को आप कम्युनिकेट करोगे द TCWG, उनको भी एक कॉपी दोगे कि ऐसे ऐसे हमने ऐसे ऐसे इस तरीके से वर्क एलोकेशन किया है। अब वर्क एलोकेशन करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट करने से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आगे चल के कल को किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट ना आए, कोई कन्फ्यूजन ना अराइज हो कि किसको क्या क्या एलोकेट हुआ था। देखो, ओरली बोलने में कोई आपके पास एविडेंस नहीं रहता इस बात का कि क्या बात हुई थी पिछली मीटिंग में। एक आपके पास सबूत होगा, एक एविडेंस होगा, तो उसके बेसिस पर यू विल बी एबल टू प्रूव एंड यू विल बी एबल टू सैटिस्फाई द अदर जॉइंट ऑडिटर्स कि ये काम दिया गया था, ये सारी वर्क एलोकेशंस की गई थी। उस पर सबका साइन होगा तो सब लोग मानेंगे भी, बोल भी नहीं सकते झूठ बोल रहे हैं। सो दैट इज वाई डिस्प्यूट और कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इट इज़ द बेस्ट कि आप डॉक्यूमेंट करो क्या क्या काम एलोकेट किसको किया जा रहा है। ऑल्सो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को सिर्फ अपने पास नहीं, आप TCWG को भी दे रहे हो। तो TCWG को क्यों दे रहे हो? जिससे कि कभी कल को जॉइंट ऑडिटर्स और एंटिटी के बीच में कोई कन्फ्यूजन या डिस्प्यूट ना राइज हो जाए, इस चक्कर में आप उनको ये कॉपी उनको भी दे रहे हो। ठीक है, ओके। So let's read it from the notes. Allocation of work, division of work by mutual discussion in terms of identifiable units or specified areas. Certain areas of work की importance इतनी ज़्यादा होती है, या nature of work is such that they cannot be divided. So that is why it is covered by all the joint auditors. But in some cases, due to the nature of business of the entity, division of work is not possible, may be done with reference to items of the assets, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंडिचर। ऐसा इधर क्यों लिखा है? इधर लिखा था ना कि इट विल बी डन इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइबल यूनिट्स और स्पेसिफाइड एरियाज, बट कई बार इसको इस तरीके से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। तो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि कभी कभार आप एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर के बेसिस पर भी उसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क एलोकेटेड। सो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क एलोकेटेड की बात करते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन विल बी साइंड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स प्लस इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द TCWG. Why we document such work allocation also? We document it because it helps in avoiding any of the disputes or confusion which may arise regarding the scope of work, okay, between the joint auditors. And also communication of allocation of work to the entity helps in avoiding the dispute or confusion that may arise between the joint auditor or the entity. कि आपने ये वाला काम चेक नहीं किया, भाई एंटिटी को अगर आपने वो लेटर दे रखा होगा ना कि देखो देखो ये इसने ये काम चेक किया है, इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है, तो उस केस में एंटिटी भी कुछ नहीं बोल पाएगी कि आपने ये चीज़ चेक नहीं करी, ये चीज़ गलत है, ये वाली चीज़ गलत है, राइट। सो दैट इज वाई देयर विल बी नो डिस्प्यूट्स, नो कंफ्यूजन अमंग्स द जॉइंट ऑडिटर्स एंड द एंटिटी ऑल टुगेदर। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग दी जॉइंट ऑडिटर्स। अब देखो एक से ज़्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, कोऑर्डिनेशन सही से नहीं किया तो काम सही से नहीं हो पाएगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर दो एंड कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर डिविजन ऑफ वर्क एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो अगर कोई बंदा किसी जॉइंट ऑडिटर को आपने कोई काम एलोकेट किया है तो डेफिनेटली ही इज़ लाइबल फॉर दैट वर्क, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। बट जो काम आपने डिवाइड नहीं किया, ये जो काम सबने मिलकर किया है, उसके लिए वो एक बंदे को आप नहीं रिस्पॉन्सिबल कर सकते, या उसके लिए सभी के सभी जॉइंटली और सेवरली लाइबल माने जाते हैं। Excuse me. So only for the work allocated, each joint auditor being allocated such work, the respective joint auditor will be responsible for that. Jointly and severally for the common work या फिर work not divided. Common work के लिए भी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल है, और ऐसा काम जिसको आपने डिवाइड ही नहीं किया था। हमने अभी पीछे पढ़ा था ना कि कुछ कुछ काम एलोकेट नहीं किए जा सकते, डिवाइड नहीं किए जा सकते बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस और द नेचर ऑफ पर्टिकुलर थिंग। सो दैट इज व्हाई द वर्क इज नॉट डिवाइडेड। सो इन केस ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स विल डू दैट पर्टिकुलर टास्क टुगेदर। सो दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर फॉर द वर्क्स व्हिच आर नॉट डिवाइडेड एंड फॉर द कॉमन वर्क द ऑडिटर्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरली responsible.
decisions taken jointly. For example, audit planning. Audit planning हमने पढ़ा था कि डिस्कस करके सब मिलकर आपस में करते हैं, तो ऑडिट प्लानिंग एक कॉमन एरिया हो गया. तो इस केस में जैसे कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगा, ये भी आपका कॉमन एरिया होता है, तो इस केस में वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हो जाएंगे. Next, matters brought to the notice of joint auditor by any of them and on which there is an agreement amongst the joint auditors. किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर को कोई चीज़ देखने के लिए मिली, कोई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट मिले, उसने जाकर सभी को बताया और सभी इस बात से अग्री कर रहे कि हाँ इस बंदे ने बिल्कुल सही किया है और सही चीज़ बताई है, तो इस केस में भी दे ऑल आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल. इवन दो एक ने जाकर बताया था तो वो सिर्फ अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, एवरीबडी विल बी रिस्पॉन्सिबल. क्यों? क्योंकि सबने आपस में उस बात को सहमति दी थी, दे ऑल अग्रीड टू दैट फैक्ट. ओके, नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट्स कंप्लायंस. सी कंप्लायंसेस हुए हैं नहीं सारे के सारे रेलेवेंट स्टैट्यूट्स के, ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सभी को चेक करना होता है. ऐसा नहीं कह सकते कि इसी पर्टिकुलर ऑडिटर को करना था, इसी को काम था, नहीं, सभी को चेक करना होता है, ये कॉमन एरिया ऑफ वर्क होता है. Also, the preparation and presentation and the disclosure of financial statements applicable FRF के साथ हिसाब से हुआ है या नहीं, इसके लिए भी वो jointly and severally liable होते हैं. क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो financial जो आप काम कर रहे हो that is being allocated to you, divided है, लेकिन आपको ultimately तो opinion financial statements पर देना है और financial statements पर audit आप सभी देने वाले हो, जिसका मतलब क्या है कि उसकी presentation, disclosure सबको आप सभी को चेक करना है and it should be as per the applicable FRF also. So this is the responsibility of each and every joint auditor, jointly and severally. Next, ऑडिट रिपोर्ट एज पर दी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होनी चाहिए. ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है, क्योंकि एक ही ऑडिट रिपोर्ट जा रही है तो ऐसा नहीं कर सकते कि बोले नहीं नहीं इसी ने बनाई है तो यही रिस्पॉन्सिबल है. नहीं, आप सभी ने ओपिनियन देना है, सभी को इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है दैट इज एज पर द रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड द असेसमेंट ऑफ रिस्क. हमने पढ़ा था कि सभी के सभी जॉइंट ऑडिटर्स, सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स मिलकर करेंगे असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. और इंटरनल कंट्रोल्स को क्यों करेंगे? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स के बेसिस पर ही तो वो डिसाइड कर पाएंगे ना कि अपने ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या रखना है. सो दैट इज वाई दिस इज द कॉमन एरिया विच ऑल आर गोइंग टू डू एंड दैट इज वाई दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो कितने पॉइंट्स पढ़े मैंने यहाँ पर? मैंने पढ़ा सबसे पहले था सारे काम जो कॉमन एरिया वाले हैं और कुछ ऐसे काम जो डिवाइड नहीं है, उसके लिए सभी के सभी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे. फर्स्ट वन वाज द डिसीजंस विच हैव बीन टेकन टुगेदर, जैसे कि ऑडिट प्लानिंग हो गई, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स हो गया. फिर मैंने बोला कि जो ऐसा मैटर है एक पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर सबकी नॉलेज में लेकर आया और सबने उसके साथ अग्री किया है, तो वो मैटर भी सभी के लिए जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हो जाएंगे उस मैटर पर सभी. तीसरा, compliance with the relevant statutes is the requirement and this requirement has to be this requirement की compliance is the responsibility of each and every joint auditor. Next is the presentation and disclosure of the financial statements as per the applicable FRF. फिर आ जाती है आपकी FRF के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनी होनी चाहिए. आपकी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट भी SA के हिसाब से होनी चाहिए. एंड द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड द असेसमेंट ऑफ रिस्क. Next, coordination among the joint auditors, where in the course of audit, joint auditor comes across matters which are relevant to the areas of responsibilities of अदर जॉइंट ऑडिटर. जॉइंट ऑडिटर, एक पर्टिकुलर ऑडिटर काम कर रहा था, उसको कोई ऐसा मैटर दिखा जो कि किसी और जॉइंट ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया के अंदर आता है, मतलब जो काम उसको एलोकेट हुआ था उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड कुछ चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है. तो उस केस में अगर जॉइंट ऑडिटर को लगता है कि ये मैटर दूसरे ऑडिटर को बताना चाहिए, इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस और उसका डिस्क्लोजर होने की रिक्वायरमेंट है, उसको डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट अगर उसको लगती है, तो उसको अपनी जजमेंट अप्लाई करके डिसीजन लेना होगा और उसको कम्युनिकेट करना होगा विद ऑल दी अदर जॉइंट ऑडिटर्स, ऑब्वियसली बिफोर द इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद बताओगे तो कोई रेलेवेंसी नहीं रहेगा, आप ऑलरेडी ओपिनियन दे चुके होंगे. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू ब्रिंग दिस मैटर टू द नॉलेज ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर्स बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है.
So यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, where in the course of audit joint auditor comes across which matters which are relevant to the areas of responsibility of other joint auditors and which deserves their attention or which requires disclosure and requires discussion with or application of judgment by the other joint auditors. The said joint auditor shall communicate the same to all the joint auditors in writing prior टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट. ऑडिट कंप्लीट होने से पहले, ऑडिट कंप्लीट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई, तो उसके बाद तो कोई फायदा ही नहीं है. सो दैट इज वाई दिस हैज टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल द अदर जॉइंट ऑडिटर्स इन राइटिंग बिफोर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट. ओके, नेक्स्ट, audit conclusion and reporting. This is the last part for this particular essay, or I should say the last part. Why? Because now you have done the audit, you have planned the audit, you have done the audit, you have communicated each and everything. Now you have to conclude based upon the audit which you have done. So conclusion and reporting का जैसे मैंने पहले बताया था कि सभी आपस में एक साथ मीटिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड विल कम टू अ सिंगल कंक्लूजन कि हाँ ये पर्टिकुलर ओपिनियन देने के लिए सही लग रहा है बेस्ड अपॉन द एविडेंसेस एंड द ऑडिट प्रोसीजर्स विच हैव बीन परफॉर्म्ड. एंड अगर उस बात से कोई अग्री नहीं करता तो वो बिल्कुल भी इस बात को फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं है कि वो एक ही ऑडिट रिपोर्ट दे और उसके अंदर उन सभी मेजॉरिटी ओपिनियन होल्डर्स की बात माने. नो, the person who is not agreeing with the other auditors who are in majority can also issue a separate audit report even if that person is the single one not agreeing with the decision taken by others. Okay, so reporting requirements में सबसे पहले तो common audit report जाती है. This is the general point. लेकिन अगर कोई disagreement होता है among the joint auditors with respect to the opinion or the matters to be covered in the audit report, the auditor can express the opinion in the separate audit report. Okay, a joint auditor is not bound by the views of the majority, therefore it differs on any point, issue the separate audit report. In case of separate audit reports, the audit reports issued by the joint auditor or joint auditors shall make a reference to the separate report. तो जब भी separate report जाती है तो जो audit report है ना, which is issued by the joint auditor, उसके अंदर एक reference जाएगा इस बात का कि एक separate audit report issue की गई है किसी particular auditor के through, and the reference of which has to be made in the OM para or as per SA 706 in the auditor's report. Clear? एक रेफरेंस देना ज़रूरी होगा कि हमारे एक ऑडिटर ने या सो एंड सो इतने सारे ऑडिटर्स का ये अलग अलग ओपिनियन है, तो उनकी आप रिपोर्ट्स को रेफर कर सकते हो दैट द सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट हैज़ बीन अटैच्ड. ओके, नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ वर्क बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स. सबसे पहली assumption ये होती है कि सबने काम सही से किया है. So assume that the work done by each joint auditor is in accordance with the essays, क्योंकि सब ऑडिटर्स है, सब क्वालिफाइड है, सबने काम सही से किया, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है. Assume that the other joint auditors have brought to the notice of other assigned joint auditors notice any departure from the applicable FRF or any significant observations which are relevant to their responsibilities noticed in the course of audit. हमने अभी ये पॉइंट पढ़ा था ना, responsibility and coordination among the joint auditors में, कि अगर जो है कोऑर्डिनेट करने की रिक्वायरमेंट होती है हर एक जॉइंट ऑडिटर को विद ईच अदर, अगर कोई उसको ऐसा मैटर दिखता है जो किसी और जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में आता है तो वो उसको बता देगा. तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है कि इस चीज़ को मान के चलो कि सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स ने काम सही से किया है, एंड अगर कोई मैटर उनको मिला था जो दूसरे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड था तो वो उन्होंने उस डिपार्चर को बता दिया है टू द अदर ऑडिटर. ठीक है, नेक्स्ट, नॉट नेसेसरी फॉर अ जॉइंट ऑडिटर टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म. बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और परफॉर्म एनी टेस्ट इन ऑर्डर टू एसरटेन वेदर द वर्क एक्चुअली बीन परफॉर्म्ड इन सच अ मैनर. तो ना ही आपको कोई टेस्ट करने की ज़रूरत है, ना ही चेकिंग करने की ज़रूरत है कि दूसरे जॉइंट ऑडिटर्स ने काम कैसे किया है. Next is considerations with respect to division and branches. So the financial statements audited by one of the joint auditor, other joint auditors are entitled to proceed on the basis that the financial statements comply with all the legal and regulatory requirements and present a true and fair view of statement of affairs, state of affairs of and
रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द डिवीजन और ब्रांच। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर ने ऑडिट किया है किसी भी डिवीजन या ब्रांच का, तो बाकी सभी को ये मान के चलना है कि कंप्लायंसेस सारे हो चुके हैं और वो जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है दूसरे ब्रांच की वो भी बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है, अगर ऐसा वो ऑडिटर कहता है जिसने ऑडिट किया है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया पॉइंट, ये वाला भी कंसिडरेशंस विद रिस्पेक्ट टू डिविजन्स एंड ब्रांचेस। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि है डिस्कशन ऑफ कंक्लूजन। तो ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। सो ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स विल टुगेदर डिस्कस विद ईच अदर एंड कम्युनिकेट द रिस्पेक्टिव कंक्लूजन, जो भी उन्होंने काम किया उससे रिलेटेड, एंड उनके हिसाब से क्या ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट होना चाहिए, दे विल डिसाइड टुगेदर। ऑल्सो वो TCWG के साथ कम्युनिकेट करेंगे, अगर वो मॉडिफिकेशन दे रहे हैं इन द ओपिनियन तो इस मैटर को कम्युनिकेट करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिसके बेसिस पर दे आर गिविंग द मॉडिफाइड ओपिनियन, and the proposed wordings would be so and so. So this will be as per SA 705 modification of opinion. So their communication will take place to the TCWG. Also, if there is some emphasis of matter para or the other matter para, for example other matter para का अगर कोई भी separate audit report issue होती है तो this will also be communicated with the TCWG कि उनसे क्या expectation है और wordings of para क्या रहने वाली है वो भी उनको अच्छे से बता दिया जाएगा। ठीक है, सो ये सारा हमारा हो जाता है SA 299 विच इज़ जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको हो सकता है कि आप लोगों ने जॉइंट ऑडिट्स किए भी हों प्रैक्टिकली, मैंने नहीं किए हैं, बट मुझे इसको पढ़ने के बाद ये तो क्लियर हो रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा होता होगा, तभी आप काम कर पाओगे। अदरवाइज इतने सारे ऑडिटर्स अगर एक पर्टिकुलर एंटिटी का काम कर रहे हैं तो बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं हो पाता होगा। Right, so this was all about this SA 299. If you want me to just quickly revise it for you, let's do it. सबसे पहले पेज पर आ जाते हैं SA 299। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी जॉइंट ऑडिट की, जॉइंट ऑडिटर्स की। तो जॉइंट ऑडिट की डेफिनेशन ये थी कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किया जा रहा है किसी एक एंटिटी का बाय 2 और मोर जॉइंट ऑडिटर्स हु आर अपॉइंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट। जो ऑडिटर्स जॉइंट ऑडिट करते हैं किसी एंटिटी का, उसको हम उन ऑडिटर्स को हम जॉइंट ऑडिटर बोलते हैं। इस पर्टिकुलर एसए की रिक्वायरमेंट क्या है उस पर आ जाते हैं, इसी से सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। ऑडिट प्लानिंग एंड असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट, एलोकेशन ऑफ वर्क की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज बीइंग डन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स टुगेदर। सो द एंगेजमेंट पार्टनर एंड द की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि सारे के सारे एंगेजमेंट पार्टनर्स ऑफ ऑल दी फर्म्स जिनके ऑडिटर्स को हमने अपॉइंट किया है, और जो सारे के सारे की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स होंगे सब मिलकर आपस में प्लानिंग करेंगे। दूसरा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी इस्टेब्लिश करेंगे आपस में मिलकर कि क्या स्कोप रहने वाला है, क्या टाइमिंग रहने वाली है, व्हाट आर द डायरेक्शंस विच आर बीइंग रिक्वायर्ड, जिससे कि आप ऑडिट प्लान को पूरा का पूरा डेवलप कर सको। राइट, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान की बात करते हैं। तो इसके अंदर आप सबसे पहले ऑडिट शुरू करने से पहले व्हाट यू डू इज यू डेवलप अ ऑडिट प्लान। इसको आप कैसे करोगे, सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स मिलकर आपस में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे ऑडिट एरियाज हैं जिनमें डिवीजन ऑफ वर्क करने की ज़रूरत है और कौन से एरियाज हैं जिनको हमें सबको साथ में मिलकर करना पड़ेगा। हमारी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं, कब क्या टाइमिंग रहने वाली है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन कैसा रहने वाला है, ये सभी कुछ वो असर्टेन करेंगे, प्लान करेंगे। देखेंगे कि कम्युनिकेशन किस तरीके से रखना है बिटवीन ऑल, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के एफर्ट्स को डायरेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। हमने जो प्रीलिमिनरी ऑडिट एंगेजमेंट्स करे हैं उसके रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे हमारे कभी पहले के कोई भी सिमिलर एंगेजमेंट्स की जो नॉलेज है हम उसको यूज़ करके प्लान करेंगे ऑडिट को। हम देखेंगे हमारे पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं या नहीं, उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट देखेंगे विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर ऑडिट। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट हमारा था असेसमेंट ऑफ, इसमें हमने अभी प्लानिंग वाला पढ़ा ना, तो हमने नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हर एक जॉइंट ऑडिटर आपस में सभी जॉइंट ऑडिटर्स के साथ डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे कि क्या जो रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं वो हमारी पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही अफेक्ट करते हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर दूसरे जॉइंट ऑडिटर के एरिया ऑफ एलोकेटेड वर्क को रिलेट करते हैं, तो उनके साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है।
ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करूँ तो ऑडिट प्रोसीजर्स जॉइंट ऑडिटर साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे कि ऑडिट प्रोसीजर्स का क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट रहने वाला है, ईदर फॉर द कॉमन एरियाज और फॉर द स्पेसिफिक अलॉटेड एरियाज, सभी के लिए आपस में साथ मिलकर काम करेंगे। एंड ऑल्सो दे विल कम्युनिकेट दिस नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू दी TCWG as well. Okay, the engagement letter and the management's representation letter will be obtained in common, उसके लिए separate नहीं required है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलोकेशन ऑफ वर्क। एलोकेशन ऑफ वर्क की बात करूँ तो मतलब है डिविजन ऑफ वर्क। कैसे होगा? म्यूचुअल डिस्कशन के थ्रू होगा, स्पेसिफाइड एरियाज के बेसिस पर हो सकता है, आइडेंटिफाइबल यूनिट्स के बेसिस पर हो सकता है कुछ एरियाज, कुछ ऐसा आपकी एंटिटी का बिजनेस ऐसा है कि आप आइडेंटिफाइबल यूनिट्स तो नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड एरियाज तो नहीं है, बट हाँ आप काम को डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जांपल योर एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर। एंड कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं जिनमें आप काम को डिवाइड नहीं करना चाहोगे बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस और द नेचर ऑफ वर्क, सो आप उसको कॉमनली ही डील करने वाले हो ऑल दी जॉइंट ऑडिटर्स। सारा काम जो भी आप एलोकेट करोगे सभी को डॉक्यूमेंट करोगे, सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स उस पर साइन करेंगे और इस चीज को TCWG को भी कम्युनिकेट किया जाएगा, जिससे फर्दर कभी जॉइंट ऑडिटर और TCWG के बीच में या एंटिटी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट या फिर कंफ्यूजन अराइज ना हो। ऑल्सो स्कोप ऑफ वर्क से रिलेटेड भी कोई कंफ्यूजन और डिस्प्यूट अराइज ना हो अमंग्स दी जॉइंट ऑडिटर्स। ओके, next, responsibility and coordination among the joint auditors. This is very important. Responsibility in terms of किसके लिए सिर्फ separate responsibility रहेगी और किसके लिए jointly and severally liable होंगे। तो जो भी काम जिसको allocate हुआ है उसके लिए वो separately they are going to be responsible for that particular work, and जो काम डिवाइड नहीं हुए या फिर कॉमन एरियाज वाले काम थे वो सभी के लिए जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे। ऑल्सो जैसे कि उन्होंने कुछ डिसीजन साथ में मिलकर लिए थे, फॉर एग्जांपल ऑडिट प्लानिंग करी थी, NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिटर्मिन किया था, तो इन सब के लिए भी वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे। ऑल्सो कुछ ऐसा मैटर हो सकता है जो किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर ने नोटिस किया और वो सबको आकर कम्युनिकेट किया और सभी इस बात से सहमत है कि उस पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर ने सही बात बताई है, तो इस केस में भी इस मैटर पर वो सभी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हो जाएंगे, इवन दो दैट वाज रिपोर्टेड बाय ओनली वन टू अदर्स, सिंस ऑल अग्रीड टू हिम। सो इस केस में वो मैटर भी ऐसा हो जाएगा जिस पर सभी की सभी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। अच्छा, आपको जो रेलेवेंट स्टैट्यूट से कंप्लायंस करना होता है उसके लिए भी सभी की सभी आपस में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सभी की होती है। ठीक है, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की बात करें तो उसके लिए भी वो जॉइंटली सेवरली लायबल होते हैं कि एप्लीकेबल FRF के साथ हुई है, के हिसाब से हुई है या नहीं, इस चीज़ को मेक श्योर करने की ड्यूटी सभी की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की होती है। ऑडिट रिपोर्ट एज पर एसेज है या नहीं, इस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी पर होती है, किसी एक पर नहीं होती है। ऑल्सो nature, timing and extent of internal control system and the assessment of risk is also on the all the joint auditors, not a single joint auditor. Next, they have to coordinate amongst each other, मतलब एक joint auditor particular एरिया का ऑडिट कर रहा है या फिर चेकिंग कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने के लिए जो भी उसको काम एलोकेटेड है उस पर काम कर रहा है। उस काम को करते करते उसको कोई ऐसा मैटर मिला जो उसकी जजमेंट में दूसरे पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर वो काम आता है और उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। उसको लगता है उसकी जजमेंट में कि ये मैटर उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, या इस पर दूसरे जॉइंट ऑडिटर का अटेंशन आना चाहिए, उसकी नॉलेज में काम होना चाहिए, तो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में वो ऑडिट कंप्लीट होने से पहले इस मैटर को उस पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर को अलोंग विद द अदर जॉइंट ऑडिटर सबको इस बात को कम्युनिकेट करेगा कि मुझे ऐसा ऐसा मैटर मिला एंड मुझे लगता है ये इस जॉइंट ऑडिट पूरे जॉइंट ऑडिट के लिए रेलेवेंट होगा और दिस पर्टिकुलर area was belonging to the responsibility area of some other joint auditor and I thought this was relevant to be communicated. तो ये कोऑर्डिनेशन की बात होगी कि आपस में सभी कोऑर्डिनेट करेंगे, अपना काम तो करना ही है लेकिन दूसरे का काम से रिलेटेड कुछ मैटर मिलता है तो दैट इज ऑल्सो टू बी कम्युनिकेटेड विद ऑल ऑफ दी जॉइंट ऑडिटर्स। ओके, लास्ट पार्ट ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। सो ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग की बात करें तो डिस्कशन होगा। ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले जॉइंट ऑडिटर्स आपस में मिलकर डिस्कशन करते हैं, फाइनलाइज करते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन्स हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट क्या होने वाला है। तो जब वो कंटेंट डिसाइड कर रहे होते हैं तो अगर उनको वैसे तो एक ही ऑडिट रिपोर्ट, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी होती है, लेकिन अगर कोई ऑडिटर अग्री नहीं करता विद द अदर्स तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, जो भी अग्री नहीं कर रहे वो अपनी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं। बस क्या करना पड़ेगा, मेन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रेफरेंस देना पड़ेगा इस बात का कि एक
separate audit report has also been issued. This has to be given reference in the audit report under the heading OM para as per SA 706. ठीक है, कुछ चीज़ें अज्यूम्ड है, जैसे कि एक जॉइंट ऑडिटर को दूसरे जॉइंट ऑडिटर का काम करने की, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई टेस्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत है, ना ही रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये मान के चलो कि हर एक जॉइंट ऑडिटर ने जो काम किया है इन अकॉर्डेंस विद दी एसेज किया है। ऑल्सो अगर उनको कोई भी ऐसे डिपार्चर्स नोटिस हुए वाइल डूइंग दी वर्क तो उन्होंने उसको कम्युनिकेट कर दिया होगा, ऐसा अज्यूम करके चलना है हमें। ठीक है, अब अगर कोई भी डिवीजन या ब्रांच का ऑडिट किसी पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर ने किया है तो मान के चलो कि वो ऑडिटर ने काम सही से किया है, उसने सारे के सारे जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दैट आर कंप्लाइंग विद ऑल दी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट और प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द डिवीजन और ब्रांच। अगर जॉइंट ऑडिटर कहता है सही है तो सही है, उसको मान लिया जाएगा, उसका काम चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर ऐसे विच इज़ ऐसे 299। हमने इसको पहले समझा, फिर नोट्स के साथ एक एक चीज़ कवर की और फिर उसके बाद उसको रिवाइज भी किया। तो आई होप आपको ये ऐसे बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा इसका क्या क्या कंटेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पसेज। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना क्वेश्चन बैंक उठाने और इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाता है एंड आपको प्रेजेंटेशन पार्ट भी समझ आ जाए। ठीक है, so this is all for this video. If you like the video, don't forget to give a thumbs up and share it with your friends. And if you are new to this channel, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर वीडियो देखी है एंड अभी तक देखी है तो मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं और फिर चैनल को सब्सक्राइब करने का डिसीजन ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।